एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, मणिपुर और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से ली बाढ़ की हालात की जानकारी। केंद्र सरकार की ओर से दिया हर संभव मदद का आश्वासन। पूर्वोत्तर में बिगड़ी बाढ़ की स्थिति, आज भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर। राहत मिशन में जुटी सेना और अन्य एजेंसियां। दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत रखने के बाद स्वदेश लौटने लगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। सभी शिष्टमंडलों का एक सुर में बयान, आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान। अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू। 5 तारीख को सुबह 11:25 पर संपन्न होगा अनुष्ठान। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या पंजाब किंग्स 11, कौन बनेगा इस साल आईपीएल का चैंपियन? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज होगा फैसला। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से, जो यहाँ आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और साथ साथ सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से जानकारी ली है जिस तरह के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें, पूर्वोत्तर में बाढ़ से लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार बारिश वहाँ पर हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर सारी जानकारी ली, किस तरह के हालात बने हुए हैं इसके बारे में। असम के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की फ़ोन पर और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। साथ ही सिक्किम और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात की है। मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पर उन्होंने बात की और कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद देगी। तो कई इलाकों में भारी बारिश का आज भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, और उसी वजह से लगातार कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आए। श्रीभूमि असम का जो कि सबसे अधिक प्रभावित ज़िला फिलहाल बना हुआ है। मणिपुर की अगर बात की जाए तो थमेलॉन्ग में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए आपको बता दें, हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, जानना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की स्थिति की सारी जानकारी ली है, जिस तरह के हालात पूर्वोत्तर राज्यों में इस वक्त बने हुए हैं। और देखिए, निश्चित तौर पर भारी बारिश के चलते पूर्वोत्तर राज्यों में अभी स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है। खासतौर से असम, सिक्किम, मणिपुर और अपने जैसा मुख्यमंत्री अपने जानकारी के लिए मोदी की बातचीत हुई है तीनों ही राज्यों में। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से बातचीत की है। और जो बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से और बाढ़ के कारण जो उत्पन्न स्थिति है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। पीएम मोदी ने अपनी तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है। हम जानते हैं कि मानसून आया है, लेकिन मानसून के साथ साथ भारी बारिश भी असम के कई जिलों में, मणिपुर के निचले इलाकों में और सिक्किम में भी हम जानते हैं कि बारिश और भूस्खलन की वजह से कई इलाकों में चिंताजनक स्थिति है। तो उसको लेकर पीएम मोदी ने बातचीत की है। फिलहाल मुकुल, एनडीआरएफ की जो है 22 टीम विभिन्न इलाकों में तैनात है पूर्वोत्तर के राज्यों में, और जो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार की मदद कर रही है। तो मुख्यमंत्रियों ने भी और राज्यपाल ने भी जानकारी दी है पीएम मोदी को कि राहत शिविरों की संख्या बढ़ाई गई है, जो लोगों को उनके स्थान पर पहुंचाया गया और पर्याप्त इंतजाम किए गए। मुकुल जी बिल्कुल सुधाकर, और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ अन्य एजेंसियां बल्कि भारतीय सेना की बात की जाए, वायुसेना की बात की जाए, पूरी तरीके से कोशिश यही है कि कैसे जो तमाम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए।
और उसी वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सुरक्षा के नज़रिए से बात करें या किस तरीके से राहत और बचाव कार्य जो है वहाँ कैसे मदद दी जा सकती है, उसी सिलसिले में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। और साथ ही मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से भी क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जो स्थिति सामने आ रही है उसको लेकर बातचीत हुई है। बिल्कुल, देखिए आप अगर सबसे पहले बात की जाए सिक्किम की, तो आप देखिए तीस्ता नदी अपने उफान पर है। उसके अलावा कुछ इलाकों में भूस्खलन के चलते भी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। इसमें मंगन जिले में खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है जी। मंगन, लाचेन, लाचुन में सड़कें बंद होने से कई इलाकों में पर्यटक फंसे थे, उन तक राहत पहुंचाई गई, उनको निकाला गया। इसके अलावा जो एनडीआरएफ के अलावा चाहे बीआरओ हो, एनडीएमए हो, जो एनडीआरएफ है वो लोगों की मदद कर रही है। अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में भी जो है कई जिलों में काफी नुकसान पहुंचा है। सूबे की जो प्रमुख नदियां हैं इम्फाल, इरिन, ये सब उफान पर है। कई जगह पर बांध भी टूटा है आसपास के इलाकों में, जिसके चलते पानी भर गया है जी। कृषि की फसल का भी नुकसान हुआ है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में सेंटर जब आकलन करेगा तो राज्य को और भी मदद मुहैया कराई जाएगी। तो पीएम मोदी ने यही कहा है कि आप अपनी तरफ से असंभव कोशिश करें और केंद्र की तरफ से जो भी मदद चाहिए, लोगों की जान माल की सुरक्षा प्राथमिकता है और जो राहत शिविर में है उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। तो ऐसा आग्रह पीएम की तरफ से मुख्यमंत्रियों को और मणिपुर के राज्यपाल को किया गया। जी बिल्कुल। और ऐसे में सुधाकर कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती ये है क्योंकि अभी भी मौसम विभाग द्वारा भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य जो है उसमें थोड़ी सी जो दुविधा है वो पैदा होती है ऐसे में। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक तरफ मानसून लगातार है, ऊपर से जो आपकी नदियां हैं वो उफान पर है और भारी बारिश की वजह से जब रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, राहत पहुंचाने के उपाय हैं, उसमें भी थोड़ी बाधा आती है। तो निश्चित तौर पर लेकिन राज्य सरकारों ने पीएम मोदी को आश्वासन दिया है कि एक वॉर फुटिंग लेवल पर युद्ध स्तर पर राहत पहुंचाने के उपाय किए जा रहे हैं और लगातार लोगों को जिन इलाकों में खतरे की आशंका है भी, जहाँ जल जमाव हो सकता है बारिश के चलते या बाढ़ आ सकती है, तो वहाँ भी लोगों को न सिर्फ अलर्ट किया जा रहा है बल्कि प्रिएम्प्टिव कदम उठाते उनको उसी स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हम जानते हैं कि असम सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से रहा है। राज्य की करीब दर्जन भर नदियां खतरे के निशान से ऊपर चल रही। करीब 15 जिले में राज्य सरकार के मुताबिक करीब 80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एक कोऑर्डिनेशन के साथ केंद्रीय एजेंसियों की मदद से राज्य सरकार लोगों तक राहत जरूर पहुंचा रही है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्राथमिकता यही है सुधाकर, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हालात का जो सारी जानकारी है ये भी ली कि किस तरीके से जो हालात हैं फिलहाल सामान्य होते हुए यहाँ नजर आ सकते हैं। बिल्कुल देखिए, और असम के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि असम और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के चलते बाढ़ आई है जी। कई लोगों की लोगों से दिक्कत हुई है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को पूरी स्थिति के बारे में न सिर्फ अपडेट किया है बल्कि पीएम मोदी ने इस बातचीत में चिंता भी व्यक्त की कि लोगों की स्थिति को लेकर, तो और साथ ही साथ राहत पुनर्वास के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया है। जाहिर तौर पर एक हमने देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जी एनडीएमए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है दिल्ली में, उसके कंट्रोल रूम के जरिए और राज्य स्तर पर जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए तंत्र है उसके जरिए लगातार हर चीज की निगरानी की जा रही है, चाहे बचाव कार्यों की बात हो या राहत पहुंचाने के उपायों की बात। जी बिल्कुल। फिलहाल सुधाकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया
इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके के जो हालात बने हुए हैं उसकी जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि मणिपुर के राज्यपाल से भी उन्होंने बात की है। तो पूर्वोत्तर राज्यों की अगर जब लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, आपको बता दें यहाँ पर असम में बाढ़ की स्थिति जो है वो और भी ख़राब है तमाम राज्यों। और वहीं पर जब असम की हम बात कर रहे हैं, अभी तक अगर देखा जाए तो बारिश के कारण जो प्रमुख सड़कें हैं वो प्रभावित हो चुकी हैं, जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और 5 लाख से अधिक लोग जो हैं अभी तक इसमें प्रभावित हुए हैं। खासतौर से अगर देखा जाए तो करीब 12,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र जो है, जब हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो फसलें लगी हुई हैं क्षेत्रों में वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं। और सबसे ज़्यादा असम के अगर श्रीभूमि ज़िले की हम बात करें तो ये ज़िला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। श्रीभूमि ज़िले में करीब 1.9 लाख लोग प्रभावित हैं, करीब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 लाख के आसपास। वहीं नागांव और लखीमपुर ज़िले में जो दोनों ज़िले हैं ये भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से। इसके अलावा 322 ऐसे राहत शिविर खोले गए हैं जहां पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और कोशिश यही कि तमाम जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। 31,000 से ज़्यादा लोगों ने 165 राहत शिविरों में अभी तक शरण ली है, जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं 157 राहत वितरण केंद्रों में करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों ने शरण ली है। तो कैसे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है, इस बात की लगातार तैयारी की जा रही है। एसडीएमए की रिपोर्ट में करीब असम की अगर हम बात करें तो 6 मौतों की पुष्टि भी इसमें की गई है और साथ ही साथ करीब 4.6 लाख से अधिक जो जानवर हैं वो भी इस बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। 94 से अधिक जो जानवर हैं वो बाढ़ में बह गए हैं। इस तरह की जो तमाम खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और उसी वजह से लगातार जो स्थिति है और भी यहाँ पर ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन खासतौर से सेना और जो अन्य एजेंसियां हैं वो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। किस तरीके से जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर लेके जाया जा रहा है। एसडीआरएफ की बात की जाए, स्थानीय प्रशासन की हम बात करें तो लगातार बाढ़ से बचाव के लिए जो अभियान है वो चल रहा है। साथ ही अंतर्देशीय और जल परिवहन विभाग का बचाव अभियान जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है कि जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा सके। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएँ लगातार बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। जिस तरीके से लोगों को मुश्किलों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है और अब तक असम के विभिन्न हिस्सों की अगर बात की जाए तो मेडिकल टीम्स जो हैं उनको तैनात किया गया है, यानी मेडिकल टीम्स अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं। करीब 122 ऐसी मेडिकल टीम हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में लगातार काम कर रही हैं, जुटी हुई हैं बचाव अभियान में। वहीं एसडीआरएफ ने करीब 700 से ज़्यादा लोगों को और 130 जानवरों को अभी तक बचाया है, यानी उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। 50 नाव के ज़रिए जो बचाव कार्य है वो लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से निगरानी कर रहा है। वहीं मौसम विभाग द्वारा ये जानकारी भी लगातार दी जा रही है किस तरीके से बहुत भारी बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया है, चेतावनी एक तरह की। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 6 पूर्वोत्तर राज्यों की जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट फिलहाल मौसम विभाग ने जारी किया है। इन 6 राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा है जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। पूर्वोत्तर के कई स्थानों पर आपको बता दें भारी से बहुत भारी बारिश का भी अलर्ट है और उसी वजह से लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो बारिश का पानी है कैसे वो बाढ़ का रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। साथ ही कई हिस्सों में बिजली चमकने की भी संभावना अरुणाचल प्रदेश के लिए जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और कई ऐसी नदियां हैं जिनका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नीमती घाट में ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात खासतौर से की जाए, बदाती घाट में तेजपुर की अगर हम बात करें, लगातार जो नदियाँ हैं वो उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खोवांग में बुरहिदीहिंग नदी जो कि लगातार खतरे के निशान से ऊपर है और नदियों का एक विकराल रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। नुमालीगढ़ में धनसिरी की अगर बात की जाए, इसी तरह तमाम नदियाँ जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात यहाँ बने हुए हैं। कामपुर और धमतुली में कोपली की अगर बात की जाए, यहाँ भी कोपली नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर। मतीजूरी में कटाखल नदी, इसके साथ साथ करीब ये ऐसी 10 नदियाँ जो खतरे के निशान से ऊपर हैं। छोटा बेकरा में बाराक, आपको बता रहे हैं नदियों ने किस तरीके से रौद्र रूप धारण कर रखा है। और फुलेरताल
एपी घाट में रुकनी नदी, जो कि ये इस तरह की नदियाँ जिनमें इस वक्त हम कह सकते हैं कि लगातार जो पानी है खतरे के निशान से ऊपर है। बीपी घाट धुलाई में भी रुकनी नदी जो है वो लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घरमूरा में धालेश्वरी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हम देख सकते हैं किस तरीके से जो नदी है वो उफान पर है। शिवभूमि में कुशियारा और शिवभूमि वो ज़िला जहाँ लगातार सबसे ज़्यादा प्रभावित है। आप देख सकते हैं ये तमाम ज़िले हैं। लखीमपुर की बात की जाए, डिब्रूगढ़ की, हैलाकांडी, होजई, कामरूप, धेमाजी, नागांव ज़िला, ये 7 वो ज़िले जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और इसी में श्रीभूमि की हम बात करें, दरांग की हम बात करें, कार्बी आंगलोंग की बात की जाए, सोनितपुर, मोरीगांव, दिम, हसाओ, बिस्वनाथ, ये वो ज़िले जो कि ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। कछार, शिवसागर, मजूली, धेमाजी, पश्चिमी जोरहाट, गोलाघाट और तिनसुकिया, ये वो तमाम ज़िले जो कि लगातार प्रभावित हुए हैं। और इसी वजह से करीब 5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस बाढ़ की वजह से असम में प्रभावित हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है और ख़ासतौर से अलग अलग ज़िलों की अगर बात की जाए, जो मेडिकल टीम्स हैं उनकी तैनाती की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी हाल की जो जानकारी है वो ली है मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बात करके। फिलहाल असम की हम बात करें किस तरह के हालात हैं, हमारे 2 संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबीना हमारे साथ डिब्रूगढ़ से और देवाशीष गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हैं। सुबीना, आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह के हालात बने हुए हैं? राहत और बचाव कार्य चल रहा है क्या? अभी भी कई जगह जो बारिश की संभावना जताई गई है, बारिश हो रही है? क्योंकि कई ऐसी नदियाँ हैं 10 से ज़्यादा जो कि उफान पर हैं। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय एरिया में है तिनसुकिया घाटी, जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में ट्रक्स है मेरे जो कि रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं। यहाँ पे जो है ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, चावल हो गया, अनाज हो गया, गाड़ी हमारे साथ डिफरेंट पर्सनल भी है। मुझे प्लीज आइए, क्या क्या आप लोग सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे? जैसे एनिमल को फीड करने के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब वहाँ पे फीड किया जा रहा है। साथ में रिलीफ टीम भी जाएगी वहाँ पे। वहाँ क्राउड जो भी है उन लोग को देखना होगा फिर। और साथ में जी सुबीना, लगातार राहत और बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। देवाशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवाशीष, किस तरह के हालात हैं और खासतौर से जो प्रमुख सड़क मार्ग हैं, कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए, उनमें भी हमने देखा है जो संपर्क है वो कई जगह टूट चुका है, लेकिन कैसे लगातार कोशिश की जा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बात की है मुख्यमंत्री से, किस तरह के हालात हैं और कैसे अब जो बचाव कार्य है वो चल रहा है? देखिए, असम का जो फ्लड है वो डिपेंड करता है बारिश के ऊपर। बारिश होगा तो असम में फ्लड और ज़्यादा बढ़ेगा और बारिश के कारण बहुत सारे लोग अभी भी पानी के अंदर अपने घर, अपना सब कुछ खो चुका है। और अभी हम लोग ये बताना चाहते हैं, अभी हम लोग कामपुर जा रहे हैं, नौगांव डिस्ट्रिक्ट के कामपुर, जहाँ पे कपिली नदी का कपिली जो रिवर का जो पानी है वो डेंजर लेवल से ऊपर हो गया। काफ़ी लोगों को इफेक्टेड हुआ है, फ्लड इफेक्टेड हुआ है। और वहाँ से तस्वीर दिखाएंगे, डीडी न्यूज़ के हर एक दर्शक को तस्वीर दिखाएंगे कैसे मतलब रिलीज हुआ, रिलीफ मिल रहा है उन लोगों को, कैसे उन लोगों को रहने का व्यवस्था है, कैसे असम सरकार काम कर रही है। और एक बात मैं आपको अभी बताना चाहता हूं, असम के चीफ मिनिस्टर ने कल एक बात बोला था कि असम में जितना ब्रह्मपुत्र का पानी है उसका 65% पानी अरुणाचल से असम तक आते हैं। मतलब अरुणाचल पे अगर बारिश होगा तो असम का जो ब्रह्मपुत्र है वो और ज्यादा भारी हो जाएगा, डेंजर लेवल से और ज्यादा ऊपर आएगा। तो ये सब असम का फ्लड डिपेंड्स निर्भर करता है कि अरुणाचल पे कितना बारिश होता है। अरुणाचल का फ्लड के ऊपर वहां पे अगर बारिश ज्यादा होगी तो असम पे वो पानी घुसेगा ब्रह्मपुत्र की जरिए। और उसके लिए लोगों को अभी तक सीएम ने बोला है कि अभी तक अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। फ्लड ने बहुत सारे लोगों को काफी नुकसान किया है जो कि लेकिन सरकार पूरी कर रही है। और हर एक कल चीफ मिनिस्टर गए थे रंगा नदी के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट पे, आज चीफ मिनिस्टर गए हैं सिलचर यानी बाराक वैली पे, और कल भी जाएंगे डिमा हसाओ। तो हर एक जगह चीफ मिनिस्टर खुद जा रहे हैं, खुद रिलीफ कैंप पे देख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और खासतौर से देवाशीष, जो मेडिकल टीम्स हैं वो अलग अलग जगह तैनात की गई हैं। ऐसे में कुल कितने जो लोग हैं वो अभी तक प्रभावित बताए जा रहे हैं? करीब 5 लाख से ज़्यादा का जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है।
हाँ देखिए, 5 लाख से ज़्यादा लोग अभी फ्लड इफेक्टेड है। अभी हम लोग अगर रिलीफ कैंप पे जाएंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे तस्वीर कैसे उन लोगों को रिलीफ मिल रहा है, कैसे मेडिकल कंडीशन उन लोगों का कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो सब दिखाएंगे। डीडी न्यूज़ के हर एक दर्शक को वो सब दिखाएंगे। और अभी बोल रहा हूँ कि देखिए, आपने भी बोला है कि श्रीभूमि में हाईएस्ट इफेक्टेड है, फ्लड इफेक्टेड हाईएस्ट श्रीभूमि पे है। वहाँ पे तकरीबन 2 लाख लोग फ्लड इफेक्टेड है। वहाँ पे भी देखना होगा। आज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा भी वहाँ पे विजिट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो लोगों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ये कैसे मिल रहा है वो लोग दिखाएंगे डीडी न्यूज़ पे अगले 2-3 घंटे में। बिल्कुल देवाशीष, आपसे और अपडेट मैं लूंगा। सुबिना का रुख कर लेते हैं। सुबिना, जिस तरीके से देवाशीष भी बता रहे हैं, लगातार जो लोग हैं उनको रिलीफ कैंप में भेजा जा रहा है और ऐसे में एक बड़ी संख्या है, बहुत लाखों की संख्या में लोग हैं जिनको कोशिश की जा रही है कि कैसे उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और किस तरीके से पूरा जो मैनेजमेंट है वो फिलहाल किया जा रहा है यहाँ पर। जी, मैनेजमेंट जो है काफी प्रॉम्प्ट एक्शन किया जा रहा है। जैसे कि हम अभी हैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे कि ओवर 19,000 पीपल अफेक्टेड है और यहाँ पे लाइका दोदिया एरिया में है, जहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे की सप्लाई भेजे जा रहे हैं यहाँ पे। तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 406 हेक्टेयर क्रॉप एरिया डिस्टर्ब हुए हैं और यहाँ पे लगभग तिनसुकिया की बात करें तो 36 रिलीफ कैंप है, जहाँ पे कि 29 मेडिकल टीम भी तैनात किए गए हैं ऑल ओवर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। और तिनसुकिया में वर्स्ट हिट जो एरिया है वो है मार्गेटा, जहाँ पे 2000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी रिलीफ कैंप में रह रहे। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो अराउंड 47,000 से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं लखीमपुर में और वहाँ पे 22 कैंप रिलीफ कैंप दिखाए गए हैं और 19 रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं मुकुल। और अलग और अगर हम डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में टोटल 66 विलेजेस जो है, मोरान, डिब्रूगढ़, आहरपाटिया, टेंगाघाट, झाबुआ, डिब्रूगढ़, ये सब जो इसमें 20,000 के करीबन लोग अफेक्टेड है और 15 रिलीफ कैंप बिठाए गए हैं डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और जिसमें 12 रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है। बिल्कुल, अलग अलग रिलीफ कैंप्स में तमाम सुविधाएं जो हैं वो लोगों को यहाँ पर दी जा रही हैं। फिलहाल लगातार लोगों को राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष और सुबिना, आप दोनों का आगे आपसे अपडेट लेंगे। जिस तरह के हालात पूर्वोत्तर राज्यों में बने हुए हैं उन्हीं को देखते हुए ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और मणिपुर के जो राज्यपाल हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत की, हालात का सारी जानकारी ली है और पूरा आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार हर मदद के लिए तैयार खड़ी है। और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि ना सिर्फ अलग अलग एजेंसियों की बात की जाए, सेना की बात की जाए, हर कोई वहां भी मोर्चा संभाल रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उद्यानगरी की, जहां पर सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। आज से श्री राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। मंदिर परिसर के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा आज से 5 जून के बीच संपन्न होगी। अनुष्ठान में जिन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी उनमें शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, अन्नपूर्णा, शेषावतार और श्री राम दरबार प्रमुख हैं। तो अयोध्या के राम जन्मभूमि में आयोजन श्री राम दरबार अनुष्ठान की अगर हम बात करें तो 8 भव्य देवालयों का निर्माण यहाँ पर हुआ है और उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। वैदिक परंपराओं से जो विग्रह हैं उनकी स्थापना की जा रही है।
खासतौर से हर देवालय में शास्त्रीय देवताओं का विग्रह स्थापित है और साथ ही विग्रहों की पवित्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ शुरू हो चुकी है सुबह 6:30 बजे से। आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी से दशमी तक का ये अनुष्ठान यानी 3 जून से लेकर 5 जून तक अगर हम बात करें तो, जबकि आज और कल 3 और 4 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजन जो है वो शुरू रहेगा। 3, 4 और 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो विधि विधान होता है उनको संपन्न किया जाएगा और 5 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तमाम श्रद्धालु भगवान श्री राम के दरबार में मत्था टेकने आ रहे हैं और यहाँ से सुखद स्मृतियाँ लेकर जा रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा आज से शुरू हो गई। 3 तारीख से 5 तारीख को ये कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत सारे लोग कई जगहों से आए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज कैसा माहौल। राम जी के दर्शन हुए आप? जी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए राम जी के और बहुत सुंदर व्यवस्था भी हमारे योगी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, 2 बार हुए दर्शन और बहुत पास से देखा और मेरी बेटी भी है तो उसने भी देखा, बहुत सुंदर लगा। बहुत ही सुंदर है। हम तो आए हैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से, तो हमें जितना सुना था पेपरों में न्यूज़ में उससे भी बहुत सुंदर लगा। बहुत ही अच्छा काम किया है योगी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहुत शुभ लगा, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मैं तो कहूँगा श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा है, बाकी समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। आकर के शांति मिलती है और एक भाईचारे का जो संदेश है और जो व्यवस्था है बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद में जो चीज़ें हो रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 5 तारीख को, और अच्छा मौका है। ऐसे भगवान और मौका दें और अच्छा यहाँ समृद्धि आए। भगवान राम भी चाहते थे कि सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। देश दुनिया से दूर दूर से लोग आ रहे हैं भगवान राम के दरबार में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा लोग ज़्यादा खिंचाव के साथ आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के ट्रस्ट के महासचिव उन्होंने कहा कि भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि ये मंदिर के प्रांगण का कार्यक्रम है, इसमें किसी को आमंत्रित नहीं किया गया है। रूटीन दर्शन लोगों के होते रहेंगे। जो रूटीन भगवान राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं वो दर्शन करेंगे और दर्शन करके अपने अपने घर वापस जाएंगे। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या। और अयोध्या से हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं जो श्रद्धालु हैं भारी संख्या में तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन अब जो प्राण प्रतिष्ठा का ये जो कार्यक्रम है श्री राम दरबार की, आज सुबह 6:30 से शुरू हो गया और 5 तारीख तक ये चलेगा। क्या कुछ इस दौरान जो जिस तरीके से जो अनुष्ठान चल रहा है, क्या कुछ उसमें होगा? देखिए मुकुल, कौशल्या के राम तो यहाँ स्थापित हो गए थे, माँ कौशल्या के राम स्थापित हैं बालपन के रूप में, लेकिन माँ सीता के राम कहीं नहीं दिख रहे थे। तो अब जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो माँ सीता सहित भगवान राम की होने जा रही, जिसमें लक्ष्मण जी होंगे, हनुमान जी होंगे। और एक बात बताएं कि भगवान शिव का भी यहाँ स्थापना, शिव की जो मूर्ति है उसकी स्थापना हो रही है। और प्रभु राम ने कहा कि शिव द्रोही मम भक्त कहावें, ते नर सपने हो मोहि न भावें। यानी शिव जी भी साथ रहेंगे भगवान राम के। जब भगवान राम जी को लंका पर चढ़ाई करनी थी तो शिव की उपासना की। तो इस तरीके से जो शैव और वैष्णव मत है उनका संगम हो रहा है भगवान राम के इस मंदिर में। और कई मूर्तियाँ स्थापित की जा रही, शेषावतार लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित की जा रही, जिन्होंने 14 वर्ष राम जी के साथ वनवास भोगा है, जो नहीं जाना, मतलब ना जाते तो भी काम चल सकता था। तो इस तरीके से आज सब, कल से जो सरयू से जल लाया गया था उससे पूरी मूर्तियों का अभिषेक किया गया है। और जिस राम दरबार की स्थापना तो प्रथम तल पर हो रही है, वहाँ सवेरे 6:30 बजे से पूजन अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है और ये अनवरत 2 दिन चलेगा। 5 तारीख को 11:20 के आसपास जो शुभ मुहूर्त है उसमें योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये कार्यक्रम मुकुल यहाँ का है अभी तक। जी बिल्कुल रामेंद्र, और इसके साथ साथ क्योंकि जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो भी लगातार श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं, किसी तरह की दिक्कत उनको नहीं हो रही है।
नहीं, बिल्कुल रूटीन दर्शन नहीं रोका गया। जो भी रूटीन लोग भगवान राम के दर्शन करने आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी जाना चाह रहे हैं, उन सब के रूटीन दर्शन आराम से चलते रहेंगे। और जो राम दरबार की स्थापना इनके दर्शन 6 तारीख से उम्मीद है कि शुरू हो जाएंगे। तो जो रूटीन दर्शन है, आज भक्तों की बड़ी भीड़ है। चूँकि अवध को जानते होंगे कि जेठ के मंगल का बड़ा महत्व है, तो हनुमानगढ़ी में अपार जनसमूह उमड़ा हुआ है। भगवान राम के दरबार तक वो समूह आ रहा है कि भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अपने आराध्य श्री राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं। तो आज भीड़ बहुत है। प्रभु की कृपा यह है कि मौसम की जो चिंताएं की जा रही थी वो ठीक है, मौसम अनुकूल है, इसलिए यात्रा जो श्रद्धालु हैं सुगमता से कर रहे हैं। जी रामेंद्र, और खासतौर से श्री राम का तो नाम ही काफ़ी होता है, आपके नाम में भी उनका हम कह सकते हैं स्मरण हो रहा है, लेकिन उनकी जो मूर्ति की हम बात करते हैं वो अपने आप में काफ़ी आकर्षक है। लेकिन ऐसे में जो आप ये जो नई मूर्तियां हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, क्या उसके बारे में भी कोई और जानकारी मिली है? किस तरीके से उनका निर्माण किया गया है? देखिए, जयपुर से मंगाई गई मूर्तियां बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं और उसमें प्रयास ये किया गया है। देखिए, अगर माँ सीता राम के साथ उपस्थित नहीं तो राम राजा के रूप में स्थापित नहीं दिखते हैं। तो माँ सीता की उपस्थिति बहुत ज़रूरी थी कि माँ सीता के बारे में कहा जाता है कि अयोध्या से उनको वो उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, तो उसके कारण माँ सीता वहाँ विराजमान होंगी प्रभु के साथ। और जब तक राम राजा के रूप में नहीं विराजमान होते हैं तब तक इस अयोध्या का कोई मूल्य नहीं है। एक व्यक्ति कौशल्या माता उनको बालपन में देख चुकी है, लेकिन पूरी दुनिया उनको राजा के रूप में देखती है, उनके वन गमन को देखना चाहती, जहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक पिता के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहिए, माँ के साथ कैसे रिश्ते होना चाहिए। जो प्रेरणा आम आदमी की अयोध्या से जाती है वो यहाँ से जानी चाहिए। उस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है कि सनातन संस्कृति और राम की प्रेरणा पूरी दुनिया में जाए और पूरी दुनिया इससे आलोकित हो। मुकुल जी जी बिल्कुल, तो किस तरीके से ना सिर्फ पूरी दुनिया जो है आलोकित हो रही है, बल्कि तमाम जो श्रद्धालु अभी श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं और 5 तारीख के बाद से श्री राम दरबार के जो दर्शन हैं वो भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने अयोध्या की अगर बात की जाए किस तरीके से उत्सव का माहौल फिलहाल वहाँ पर बना हुआ है और 5 तारीख के बाद जाहिर तौर पर जो और ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु है वो वहाँ पहुँचेंगे श्री राम दरबार के दर्शन करने। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। बकरीद शांतिपूर्वक मनाई जा सके इसके लिए संभल प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाई थी। संभल के DM राजेंद्र भिंसिया ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। बकरी ईद को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें जनपद में जितने भी हमारे स्थान हैं जहाँ पे नमाज होनी है वहाँ के प्रतिनिधि भी आए और सभी को कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो कुर्बानी है वो सार्वजनिक स्थान पर नहीं दी जाएगी। केवल जो पहले से डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं उन्हीं के ऊपर दी जाएगी। जो प्रतिबंधित जीव हैं उनके कटान पर तो पूर्णतः रोक है और इसमें शांति समिति की बैठक में भी बताया गया है 163 ऑलरेडी लागू है और किसी भी प्रकार का कोई भी शांति को व्यवधान करने का प्रयास करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आइए बात करते हैं अग्निवीरों की। जी हाँ, वाराणसी के 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें 197 अग्निवीर जवान शामिल हुए। इन अग्निवीर जवानों ने 31 सप्ताह का कठिन और अनुशासित सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में अपने कर्तव्य की शपथ ली। अग्निवीर बीते 7 माह से केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण नवंबर 2024 में शुरू हुआ था।
कार्यक्रम की शुरुआत खुखरी प्रस्तुति से हुई, जिसके बाद मार्च पास्ट हुआ। पासिंग आउट परेड में अग्निवीर पूरे उत्साह और जोश में दिखे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने बेस्ट अग्निवीर को मेडल से सम्मानित किया। इस बैच में 31 हफ्ते लगे। ये 26 अक्टूबर 2024 में आए थे, तब से लेके आज तक इनकी ट्रेनिंग चली है 31 हफ्ते की, जिसमें कि 10 हफ्ते जो है, पहले 10 हफ्ते बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद के 21 हफ्ते हम एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग कराते हैं। मुझे अपेक्षा नहीं, विश्वास है कि इनको जहाँ भी जाना पड़े, जिस भी बॉर्डर एरिया में जाना पड़े या आतंकवादी इलाकों में जाना पड़े, ये लड़के एकदम डटे रहेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे और जो है गौरव कमाएंगे अपने पलटन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कौम के लिए। अच्छा ट्रेनिंग गया मेरा इधर से, बहुत अच्छा। मैं अपने साहब लोगों को बहुत वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमें जिस भी बॉर्डर इलाके में तैनात किया जाएगा, हम उधर पे डटकर ड्यूटी देंगे और अपना देश का रक्षा करेंगे। इंस्ट्रक्टर ने बहुत मेरे को अच्छी सिखलाई दी और आगे भी मैं इसी जज्बे और जोश के साथ में आगे अपना बढ़ते रहूँगा, पलटन में अपना योगदान अच्छा दूँगा। तो 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर जहां से अग्निवीर जो हैं इनकी पासिंग आउट परेड हुई। वहीं भारतीय सेना के पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूर होगा। अग्निवीरों के पहले लॉट का कार्यकाल 2026-27 में पूरा होगा। यह संख्या 1 लाख के करीब है। इनमें 25,000 सेना में नियमित हो जाएंगे, बाकी सिविल लाइफ में वापस आ जाएंगे। इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता वाराणसी से हरकेश बहादुर जुड़ चुके हैं। हरकेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो 197 ये हम कह सकते हैं युवा जिन्होंने देशभक्ति की यहाँ शपथ ली, और इनका ना जोश जो उत्साह है वो तो देखते ही बना, लेकिन एक अच्छी खबर आज ये भी आ सकती है, कैबिनेट में इनके लिए जो प्रस्ताव है वो मंजूर होगा। देखिए मुकुल, ये जो 197 अग्निवीर जो आज पासिंग आउट परेड में शपथ लिए, उनको खुखरी देके, जो गोरखा रेजिमेंट की पहचान होती है, वो खुखरी देके उसका मान सम्मान रखने के लिए दिया गया। बताया गया कि खुखरी का इतिहास किस तरह का है, कब इसका प्रयोग कर सकते हैं आप, और कैसे अपने दुश्मन को इससे आप हरा सकते हैं, तो उसको मौत के घाट उतार सकते हैं। इसके साथ ही जो 197 अग्निवीर आए थे, उनमें चूंकि अभी थोड़ी देर पहले पूर्वोत्तर की बात आप कर रहे थे जहां बाढ़ आई हुई है, उसमें बहुत से अग्निवीर जो है वो मणिपुर, सिक्किम, असम, इन प्रदेशों के थे, और उनके अभिभावक भी आए हुए थे। जो अग्निवीरों में तो जोश है ही था ही, लेकिन जो उनके अभिभावक हैं वो भी बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे इस पासिंग आउट परेड में शामिल होकर, और उनके बच्चे सेना में शामिल हुए हैं, इसको लेकर वो और ज़्यादा गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे, या सोच के आनंदित अनुभव कर रहे थे कि उनके बच्चे सेना में शामिल हुए हैं, देश की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चूंकि रक्षा मंत्री भी उत्तर प्रदेश से हैं, प्रधानमंत्री, मैं वाराणसी में खड़ा हूं जहां के सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री की जो सोच है वो अग्निवीर जो 5वां बैच अभी आज पासिंग आउट शपथ लिया है और सेना में शामिल हुआ है, वो अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो आज कैबिनेट की बैठक है उसमें एक ले आने जा रही है कि जो अग्निवीर आएंगे उनको 20% का जो है आरक्षण दिया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में, पीएससी में, और एक अभी गठन हुआ है पैरामिलिट्री जैसी फोर्स का उत्तर प्रदेश के। तो ये चूंकि कैबिनेट अभी शुरू हो चुकी है, और ये जो रक्षा का क्षेत्र है इसमें उत्तर प्रदेश में काफी काम हो रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो ये अग्निवीर हैं इनको आगे के जीवन के लिए जब वो अपना अवधि पूरा कर लेंगे सेना में, तो उसके बाद चूंकि सरकार जगह जगह सरकार इस तरह के आरक्षण जो सैन्य कर्मी होते हैं उनको देती है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है जिसमें कि 20% आरक्षण देगी इन अग्निवीरों को। जब वो अपनी सेवाएं पूरी करके सेना से आएंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, पीएससी है, और एक और पैरामिलिट्री
जैसी फोर्स की स्थापना की गई है उनमें। मुकुल जी बिल्कुल हरकेश, और कहीं ना कहीं जो अग्निवीर हैं उनको भी इंतज़ार था, उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है इस कदम को। जी बिल्कुल, चूंकि जब आप देश के लिए सेवा करते हैं और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब जान की बाजी लगाकर देश की सीमाओं पर आप सेवा दे रहे हैं, हम जो नागरिक हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही जो सिंदूर की घटना हुई है जिसमें सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, और उस पराक्रम को जो रूप है उसका आम जनमानस किस तरह से तिरंगा यात्रा लेकर चला देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न शहरों में, तो जो लोगों का सम्मान है, लोगों का सम्मान है सेना के प्रति, वो सम्मान इन अग्निवीरों के प्रति भी है। और सरकारें भी अपना सम्मान दर्शाने के लिए, जताने के लिए कार्य करती रहती है। उसी तरह इन अग्निवीरों के प्रति सम्मान जताने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक ये फैसला लेने आ रही है कि 20% का आरक्षण जो यहाँ के सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनमें जो इस तरह के नियुक्तियां होंगी उनमें इन अग्निवीरों को दी जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हरकेश आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से जो अग्निवीर हैं उनके लिए एक बेहतर कदम जो है वो यहाँ लिया जा सकता है, और उसके साथ साथ 197 अग्निवीर जिन्होंने यहाँ पर देश सेवा की आज शपथ ली। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच की अगर बात की जाए। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष को रखने के बाद स्वदेश वापस लौट आया है। प्रतिनिधिमंडल में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, बीजेपी सांसद फगन कोन्याक और निशिकांत दुबे के साथ ही पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया में पाक के आतंक के खिलाफ भारत की आवाज़ को बुलंद किया। इन देशों ने आतंकवाद से निपटने में भारत का साथ देने का वादा किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं की उच्च स्तरीय वार्ता हुई और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया के साथ ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत भी किया। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया चारों देशों आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा चुके हैं और वो उनका स्टैंड भी स्पष्ट है। वो भारत को समझते हैं। ये सब देश भारत को एक अपॉर्चुनिटी के तरह देख रहे हैं और हमारे साथ मिलकर न केवल आतंकवाद के खिलाफ परंतु अन्य विषयों पर भी मिलकर काम करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को भारत के प्रमुख साझेदार देशों की ओर से पूरा समर्थन मिल रहा है और पाकिस्तान की हरकतों की पुरजोर निंदा भी हो रही है। भारत सरकार की ओर से शशि थरूर के नेतृत्व में ब्राज़ील गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्रासीलिया में चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ के विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष संघीय उप फिलिप बरोज से मुलाकात की। डेलीगेशन के सदस्य तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ब्राज़ील ने स्पष्ट रूप से भारत का पक्ष लिया है। इसने पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की निंदा की है और भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। तीनों मीटिंग्स में ब्राज़ील बहुत स्पष्ट रूप से भारत के पक्ष में बात रखी है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कंडेम किए हैं और भारत के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में साफ साफ भारत के पक्ष में बात रखे हैं। दिस इज़ वेरी बिग फॉर इंडिया, क्योंकि पूरे दक्षिण अमेरिका में और लैटिन अमेरिका के ये जो ज्योग्राफी है इसमें ब्राज़ील एक बहुत महत्वपूर्ण वॉइस है
और दुनिया के कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में भारत के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी ब्राज़ील है। वहीं मोनरोविया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि यही वक्त है जब सभी को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। All nations should unite together to fight against this terrorism. This terrorism does not know the boundaries, and this terrorism is not only between the two nations. This terrorism has spread beyond borders to the entire world. So we are here to sensitize. Our only motive is to sensitize the world, to sensitize the nations. If you see, in only African continent, we are covering 7 nations by different delegations. All over we are covering around 33 nations, where this message of peace and message of zero tolerance against terrorism, we are spreading it to the whole world. लाइबेरिया के मोनरोविया में भाजपा सांसद बांसी स्वराज ने कहा कि इस वक्त सारी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। India is very competent in dealing with any kind of terrorist attack. But please note that terrorism is not a regional problem. And that is why, ladies and gentlemen, the time for selective response is over. This is the time when the world needs to stand tall together and needs to call out morally those nations like Pakistan that are sponsoring terrorism, which are waging proxy war against nations like India because they know that they will be defeated in conventional warfare. Please note that nations like Pakistan need to be isolated diplomatically, called out morally, and certainly need to be responded to strategically. What happened on 22nd of April was a barbaric attack on humanity. वहीं भाजपा नेता SS अहलूवालिया ने लाइबेरिया में कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, लेकिन यह पड़ोसी गलत है। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बनता जा रहा है। Trading in terror. Pakistan has become a breeding center of terrorism. In the entire world, wherever the terrorism incident occurred, take the instance of 9/11. The mastermind of 9/11 was identified by 9/11 Commission investigation team, and they identified Osama bin Laden. वहीं अन्य प्रतिनिधिमंडलों की बात की जाए तो जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया के कोलालमपुर में है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र SERCT के महानिदेशक ततिन पादुका नूर शकीन मोहम्मद तैयब से मुलाकात की। वहीं मिस्र के काहिरा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह वह संदेश है जिसे हम सभी ने अपने वार्ताकारों को देने का प्रयास किया है कि समय आ गया है उन सभी देशों पर एक बार प्रतिबंध लगा दिया जाए जो आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दुर्भाग्य से पाकिस्तान उन देशों में सबसे आगे है। To our interlocutors that the time has come to proscribe once for all those states which use terror as an instrument of state policy. And Pakistan unfortunately ranks as the prima donna of those states which relentlessly and without an iota of shame continues to spawn a low-intensity conflict against India using these semi-state actors. मिस्र में ही भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिर्फ मिस्र में ही नहीं दुनिया के कई देशों में आपको भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत देखने को मिलेगी। चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, बहुत सफल रही। ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती बन गई है पूरे देश और दुनिया भर के लिए।
9/11 अटैक से 26/11 हमले तक और अब पहलगांव अटैक से लेके पहले उरी पठानकोट के हमले देखे जाएं, इन सब के पीछे पाकिस्तान की धरती से फलने फूलने वाला आतंकवाद और आतंकवादी संगठन जिम्मेदार है। वहीं एक अन्य प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख सुप्रिया सुले ने कहा है कि पहलगाम का हमला देश की आत्मा पर चोट है। The Honorable Prime Minister has sent us on a mission, and we are all from various parties. I come from an opposition party, so does my learned colleague Manish Tiwari ji. He is from the Bharatiya Janata Party, so it's an all-party delegation. We haven't come here just as MPs. We have left all our political differences back home that we will argue in Parliament. But today in Egypt we have come as proud Indians who are going to rally together to fight terrorism anywhere in the world. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पेरिस दौरे पर हैं। आज वे विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले पीयूष गोयल ने फ्रांस के वित्त मंत्री एरिक लॉम्बार्ड से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने, प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा हुई। इसी के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ाने और भारत यूरोपीय संघ FTA वार्ता की प्रगति पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेरिस में नाइजीरिया के व्यापार, उद्योग और निवेश मंत्री डॉक्टर जुमोको ओदुवो से मुलाकात की। बैठक में भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही विश्व व्यापार संगठन के सुधारों पर भी विचार विमर्श हुआ। पीयूष गोयल ने कहा कि विकास के लिए हमारा साझा दृष्टिकोण इस साझेदारी को आगे बढ़ाएगा। पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी मुलाकात की। इस दौरान वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बीच गहरी होती साझेदारी पर चर्चा हुई। दक्षिण कोरिया के लोग आज अपना नया राष्ट्रपति चुनेंगे। सुबह से दक्षिण कोरिया के 14,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहा है। रात को मतदान खत्म होने के बाद 254 केंद्रों पर मतपत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। आधी रात बाद नतीजे आने की उम्मीद है। यह उपचुनाव संवैधानिक न्यायालय के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को अप्रैल में पद से हटाए जाने के 60 दिन बाद हो रहा है। विजयी उम्मीदवार बुधवार को पदभार ग्रहण करेंगे। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल जून 2030 तक रहेगा। और अब बात IPL की, जिसका फाइनल मुकाबला आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। RCB ने पहले क्वालिफायर में पंजाब को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है, जबकि पंजाब किंग्स ने दूसरे क्वालिफायर में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में जगह बनाने में ये सफल हुई है। अब जो भी टीम फाइनल मैच जीतेगी वो पहली बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। IPL 2025 का महामुकाबला, किसके सर सजेगा जीत का सेहरा? IPL को मिलेगा नया चैंपियन। खिताब की तलाश में उतरेंगी पंजाब किंग्स और RCB। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है। IPL के फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगी। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो पहली बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। बात अगर मौजूदा सीजन की करें तो दोनों टीमों के प्रदर्शन में निरंतरता दिखी है। RCB की बात करें तो इस टीम ने पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसकी कोशिश उस प्रदर्शन को दोहराते हुए खिताब पर कब्जा जमाने की होगी। टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली पर हर किसी की निगाहें रहेंगी। वहीं कोहली के अलावा फिल सॉल्ट, मयंक अग्रवाल, कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने टीम को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। पिछले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ RCB का शानदार प्रदर्शन रहा था। ऐसे में वो फाइनल मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेंगी।
वहीं बात अगर पंजाब किंग्स की करें तो पहले क्वालीफायर में अपने घरेलू मैदान मुल्लापुर पर आरसीबी के हाथों मिली हार के बावजूद श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली पंजाब किंग्स ने दूसरे क्वालीफायर में शानदार वापसी की और 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराकर 11 साल बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाने में सफल हुई। अब पंजाब किंग्स की नजर हर हाल में आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की होगी। टीम की बात करें तो बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह, जोश इंग्लिश, प्रियांश आर्य और शशांक सिंह जैसे भरोसेमंद खिलाड़ियों का सहयोग मिलेगा। पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच अब तक के प्रदर्शन पर नजर दौड़ाएं तो दोनों टीमें अब तक 36 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से पंजाब किंग्स को 18 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 18 मैचों में ही आरसीबी को जीत हासिल हुई है। ऐसे में आंकड़ों में दोनों टीमें बराबर नजर आती हैं। वहीं मौजूदा सीजन की बात करें तो इस सीजन में दोनों टीमें 3 बार भिड़ी हैं, जिसमें से 2 बार आरसीबी को जीत मिली है, जबकि 1 जीत पंजाब किंग्स के हाथ लगी। बहरहाल अब आईपीएल 2025 के खिताबी मुकाबले के लिए मंच सज चुका है। दोनों टीमों के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2025 का ताज किसके सिर सजता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो देखना होगा दोनों टीमों में से कौन इस बार आईपीएल का चैंपियन बनता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।